नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें। सत्य हिंदी की ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो पत्रकारिता के लिए बड़ा योगदान होगा। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। अडानी के मसले पर इस वक्त देश में जबरदस्त तरीके से कोलाहल मचा हुआ है। अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ और 7 और लोगों के खिलाफ हम कह सकते हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। 2 मामले इस वक्त अमेरिका में गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ चल रहे हैं और भारत में उसको लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीति चल रही है। संसद के अंदर संसद नहीं चल पा रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उधर संसद सत्र के दौरान पहली बार अडानी ग्रुप की तरफ से बाकायदा सफाई दी गई है। अडानी ग्रीन का जवाब है, अगर आप ग्राफिक्स के थ्रू देखने की कोशिश करें तो एफसीपीए के उल्लंघन में गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन का नाम नहीं लिया गया है। ऐसा अडानी ग्रीन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात का दावा किया। एफसीपीए का मतलब यह फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट के उल्लंघन में गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस से बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो अपनी निजी कैपेसिटी में इस बात को कह रहे हैं, उन्हें अडानीज ने ऑथराइज नहीं किया है। और जो बात उन्होंने कही, एक तरीके से उन्होंने अडानी का पक्ष लेने की कोशिश की है और जिसे हम चार्जशीट कह सकते हैं, इंडिक्टमेंट जिसे कहते हैं अमेरिका के अंदर, उसमें कुछ लूप होल खोजने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल अडानी का मामला उतना मजबूत नहीं है, उसमें काफी पेच है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि 5 काउंट में से पहला और 5वां ज्यादा गंभीर है, लेकिन ना तो पहले में ना ही 5वें में गौतम अडानी और भतीजे को आरोपित किया गया है। पहले में कुछ दूसरे अधिकारियों और एक विदेशी शख्स पर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद मुकुल रोहतगी ये कहते हैं कि पहले में अमेरिका के फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट के उल्लंघन करने की साजिश का आरोप है, इसमें भी अडानी का जिक्र नहीं है। वो आगे कहते हैं काउंट 5 में जांच में बाधा डालने का आरोप है, इसमें अडानी और उसके अधिकारियों के नाम नहीं है। जब चार्जशीट पढ़ते हैं तो इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि किसको घूस दी गई, किस विभाग को घूस दी गई और किस तरह से दी गई। मुझे नहीं मालूम कि कोई कैसे इसका जवाब दे सकता है। मुकुल रोहतगी देश के बहुत बड़े वकीलों में उनका शुमार है, देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अतीत में गौतम अडानी ग्रुप की तरफ से उन्होंने मुकदमा भी लड़ा है। लेकिन यहां उनका कहना है कि वो अपनी निजी कैपेसिटी में इस बात को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो मुकुल रोहतगी और गौतम अडानी के बीच की बातचीत है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि जो केस इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रहा है, और एक नहीं 2 केस चल रहे हैं। एक वो केस चल रहा है जो जस्टिस डिपार्टमेंट के यहाँ है और दूसरा SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका है उसकी तरफ से भी केस है और केस बहुत स्पष्ट है। घूस के देने या घूस की पेशकश करने के आरोप है। तकरीबन 2029 करोड़ रुपए, जिसमें 1750 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश की सरकार के अधिकारियों को दिए गए। नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यह भी उस चार्जशीट में स्पष्ट है कि गौतम अडानी ने आंध्र प्रदेश के किसी बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात की है, इसका भी जिक्र उसमें है। लेकिन गिरफ्तारी का वारंट इशू हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दरअसल ये मामला वाकई में कितना पुख्ता कानूनी तौर पर है या नहीं है। इस कानूनी पहलू पर, इसके दूसरे पहलू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेहद ही वरिष्ठ और साथ ही साथ बेहद रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकुल रोहतगी और अडानी ग्रीन के जवाब पर आने के पहले जो मेरा एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है, क्या अमेरिका की कोई अदालत यूं ही गौतम अडानी या बाकी लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू कर देगी बिना तथ्यों की पड़ताल किए, बिना साक्ष्यों की पड़ताल किए? देखिए, बहुत कुछ होता है हर जगह पर। अमेरिका में इस मामले में 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इंडाइटमेंट ग्रैंड जूरी को दिखाया गया। उसके बाद ग्रैंड जूरी के
पास करने के बाद ही फिर वारंट सब निकले हैं। और मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ किसी बेबुनियाद मकसद से इतनी कार्रवाई यहां तक पहुंचती थी। तो ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हुआ है, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद केस कहां तक साबित होगा कोर्ट में, वो तभी पता लगेगा जब मामला ट्रायल तक जाए। अमूमन अमेरिका में ये भी होता है कि अगर आप ट्रायल तक जाते हो तो फिर सजा भारी हो जाता है। अगर आप ट्रायल से पहले आप प्ली बार्गेनिंग करके आप अपना जुर्म कबूल करते हो तो फिर पनिशमेंट हल्का होता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिर्फ फाइन पे छोड़ा जाता है या गुड बिहेवियर पे सब छोड़ा जाता है। तो अमूमन अमेरिकन सिस्टम में जब प्रोसिक्यूटर एक इंडाइटमेंट ग्रैंड जूरी से लाता है तो ये तो सिग्नल होता है कि भाई आपके खिलाफ सबूत बहुत है, हमारे पास अगर हम कोर्ट में जाए और ट्रायल में जाए तो आपको सजा होगी ही। अगर आप चाहते हो तो आप अपना जुर्म कबूल कर लें और फिर और हम जो जुर्माना है या पनिशमेंट जो है उस पर हम कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल कि अमेरिका के अंदर किसी ने कंप्लेन की वहां की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को, और उसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने उसको बाकायदा पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराया। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद इस मैटर को वहां के प्रोसिक्यूटर को सौंपा गया। प्रोसिक्यूटर ने ग्रैंड ज्यूरी, यानी अमेरिका के अंदर एक सिस्टम है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने स्तर पर स्थानीय लोगों को लेकर एक 23 लोगों की एक ज्यूरी बनाता है। ये ज्यूरी प्राइवेटली किसी सीक्रेट जगह पे पूरे मामले की पड़ताल करते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि सफिशिएंट एविडेंसेस हैं इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए तो फिर वो कोर्ट को सबमिट करते हैं। यानी ग्रैंड जूरी को ये लगा कि पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त साक्ष्य है इस मामले में केस चलाने के लिए। जैसा कि भारत में कहते हैं चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल होने के बाद अब उस पर मुकदमा चलेगा। जी आशुतोष जी, एक मिनट जी 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 प्लीज। भारत में पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, उसके बाद कोर्ट उसके सब देखने के बाद चार्जेस फ्रेम करती है। तो ये जो स्टेज है ग्रैंड जूरी का, ये वो जो चार्जेस फ्रेम होता है उस स्टेज का है। यानी इसके बाद फॉर्मल तौर पर अब वहां पे मुकदमा शुरू होगा और दोनों के पक्ष की सुनवाई होगी। अब इसमें जो बात अभी इन्होंने कही है अडानी ग्रीन की तरफ से कि भाई इनका नाम तो नहीं है इसमें, अगर इनका नाम नहीं तो फिर इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट क्यों है, ये सवाल खड़ा होता है। तो देखिए हम सब ना एक गलती कर रहे हैं जी। हम तो सिर्फ एक ही इंडाइटमेंट देख रहे हैं गौतम अडानी ग्रुप के खिलाफ। दरअसल 2 इंडाइटमेंट है। एक इंडाइटमेंट अडानी ग्रुप के खिलाफ है और दूसरे इंडाइटमेंट एशिया ग्रुप के जो सीईओ थे केबेंस, उनके खिलाफ है। तो उसमें देखिएगा क्या लिखा है। उसमें यह लिखा है कि ना सिर्फ पैसे दिए गए अडानी ग्रुप से, पर उन्होंने कहा कि केबेंस वालों, ये एशिया वालों को, कि भैया वो जो घूस दिया गया है उसमें 1/3 हिस्सा आपका बनता है, आप हमें वो 1/3 लौटा दीजिएगा। अब मैं पैराग्राफ 65 पढ़ लेता हूं केबेंस वाले इसमें। Gautam Adani also explained that previous Azure executives, especially the recently resigned Azure CEO and COO, were complicit in the scheme and had agreed to pay Asia's share of the bribes. Gautam Adani sought to collect Asia's share of the bribes, which meant tens of millions of dollars. To punctuate the discussion, and Adani grew in record that detailed Asia's share of the bribes promised or made to state government officials in India by Adani's and Adani Green was read aloud to the Asia chairman and more junior Asia executives present at the meeting. तो ना सिर्फ आपने किसी को पैसा दिया,
पर उस पैसे का एक हिस्सा आप दूसरे कंपनी से आप लेना चाह रहे थे और उसके बारे में आपने रिकॉर्ड भी किया आपके मिनट्स में। तो भाई ये सिर्फ एक ही इंडाइटमेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, दोनों इंडाइटमेंट पढ़िएगा। ये जो एज्यूर वाला है, ये कितना सीरियस आपको लगता है एक वकील होने के नाते? नहीं, दोनों मिला के देखिएगा ना, सीरियस तो है। इंडाइटमेंट है, इंडाइटमेंट एविडेंस पे बेस्ड होगा, एविडेंस पूरा बाद में ट्रायल पे बाहर आएगा, या ट्रायल को जाने से पहले डिफेंस पक्ष जो भी मांगे डिस्कवरी में सारे डिफेंस पक्ष को दिया जाएगा। तब जो अच्छे डिफेंस वकील वहां के होते हैं वो देख के कह देते हैं भैया ये अगर साबित हो जाए तो सजा इतनी हो सकती है, अगर आज हम समझौता कर ले प्रोसिक्यूशन से तो सजा हम इतना कम कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है वहां। तो मैं और ये सिर्फ अडानी तक सीमित नहीं होगा। अब समझ लीजिएगा कि अगर एशियर वाले केबेन्स वगैरह वो लोग कोई समझौता कर लेते हैं तो वो लोग भी अगर प्रोसिक्यूशन के पक्ष में बोले तो और भी मामला गंभीर हो सकता है। तो और भी गंभीर हो। हाँ, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये साधारण सा मामला ऐसे चुटकी में निकल जाएगा। एक जब मैं कुछ दिनों पहले मैंने बातचीत की जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी एससी गर्ग, सुभाष गर्ग, उनका ये कहना था कि उनका ये कहना है कि इस मामले को प्रोसिक्यूशन तक के लेवल तक जाना ही नहीं चाहिए था। अडानी ग्रुप को प्रोसिक्यूशन के पहले ही सेटलमेंट कर लेना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि अडानी ग्रुप ने इसको गलती की है, एक लीगल गलती की है जिसकी भरपाई उनको करनी पड़ेगी? देखिए, लीगल मामलों में भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं। अगर वो कुछ सेटलमेंट कर दिया होता तो इससे पहले ये मामला सब बाहर निकला होता। ठीक है, तो शायद उनको भी लगता होगा कि इस वक्त पे जहां तक खींचा जा सकता है खींचा जाए और फिर बाद में देखा जाएगा। अब भी बहुत से लोग क्या कह रहे हैं कि ये मामला 2024 के एंड में आया है, 2025 में अमेरिका में कोई नया राष्ट्रपति आ जाएगा, तब मामला सुलटा लेंगे। अब देखेंगे आगे होता है क्या है। क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां की अदालतों पर दबाव पड़े और वो कॉम्प्रोमाइज कर ले? ऐसा हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है क्या? देखिए, अदालतों पर कितना प्रेशर पड़ता है वो अलग बात है, पर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, उसके पॉलिसीज बदल सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मामले की सुनवाई के लिए कोई जल्दी ना हो, या कोई कह सकता है कि भाई अभी हम फिलहाल ट्रायल नहीं चाहते हैं या हम ट्रायल के लिए रेडी नहीं है। दोनों पक्ष अगर ये कहे कि प्रोसिक्यूशन भी तैयार नहीं है, हम भी तैयार नहीं है, तो फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो कोर्ट में भी मामले को ठंडे बक्से में शायद रखा जा सकता है, पर अभी वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। मेन मामला अगर यूएस में प्रोसिक्यूट हो रहा है, मामला ज्यादातर तो इंडिया में हुआ है, तो इंडिया में क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंडिया में क्या एक्शन चल रहा है, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस को आपने कब बताया था कि आपके खिलाफ जांच हो रही है, आपके खिलाफ आपके ऑफिसेस पर रेड पड़ा था? ये सब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी जो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था। आशुतोष जी, आपको पता होगा कि जैसे ये फार्मा कंपनीज होते हैं, फार्मा कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर एक भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंस्पेक्शन आ जाता है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज को बताया जाता है।
और अगर और उसमें कोई कमियां पाए जाते हैं तो वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टॉक एक्सचेंज को बताया जाता है, क्योंकि हर चीज प्राइस सेंसिटिव होता है। तो इसके बारे में आज तक आपने नहीं बताया, आज ही जब आप ऑफिशियली सभी को इंटीमेट कर रहे थे तो उसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। क्या ये सेबी को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी अगर इन्होंने ये जानकारी छुपाई तो? जी, सभी को भी एक कार्रवाई करनी चाहिए थी। शायद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी बनी थी उनको उनको भी पूछना चाहिए कि आपने हमें बताया था। ये जो न बताने वाली अर्धसत्या है, वो क्या अर्धसत्या थी या पूरा झूठ था, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है? अगर इन्होंने नहीं बताया था तो सेबी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कार्रवाई कर सकती है और बहुत सारे पावर्स है सेबी में। कुछ केसों में तो सेबी ने फाइन किया है, कई बहुत ही गंभीर केसों में सेबी ने इन्हें स्टॉक एक्सचेंज से ही निकाल दिया है, कंपनीज को, कई कंपनीज को। तो सेबी के पास बहुत सारे पावर्स है अगर वो ठीक से इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो। मेरा प्रश्न ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले के री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है अभी? जी बिल्कुल दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में अभी और भी कुछ याचिकाएं फाइल हुए हैं और एप्लीकेशंस भी फाइल हुए हैं। तो अगर सुनवाई के वक्त शायद सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर दे सकता है कि और जांच हो। ओके, इस पूरे मामले में जो क्राइम है वो हिंदुस्तान की जमीन पर हुआ है। अभी तक एफआईआर कहीं कोई दर्ज नहीं की गई है, ना तो सेकी की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज की गई है, ना राज्य सरकारों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज की गई है। किसका ज्यूरिसडिक्शन है कि घुसखोरी के इस मामले में एफआईआर दर्ज करे? कौन करे? किसको करना चाहिए? देखिए, जहां जहां सब ये हुआ है वहां सभी जगह एफआईआर दर्ज हो सकते हैं, पर क्योंकि एक ऑल इंडिया बेसिस पे हुआ है, सीबीआई अपनी एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो मैं मानता हूं उत्तम तो यही होगा कि सीबीआई एफआईआर दर्ज कर ले और सारे स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हो। बट इतना वक्त लग रहा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है आपको? अगर करना चाहते हैं तो एक दिन इनमें भी एफआईआर दर्ज तो हो सकता है। जब करना नहीं चाह रहे हैं और सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं तो शायद किसी की आज्ञा या अनुमति के इंतजार में है। और जब तक सवाल पूछे नहीं जाते हैं, जब तक कोर्ट या सभी सवाल नहीं पूछती है, लगता नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई जिम्मा लेगा अपने अपने कंधों पर। एक वकील होने के नाते क्या आपको लगता है प्राइमा फेसाई केस है जिसमें एफआईआर दर्ज होकर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए? देखिए, जब इंडाइटमेंट आया है 2 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद, अगर कोई निष्पक्ष जांच करना चाहे तो जरूर कर सकता था जी। और ऐसा भी नहीं है कि फ्रेश जांच भी करना है। अगर वो डीओजे या एसईसी से पूछते कि साहब आपके पास क्या सबूत है, उस पर हम भी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वो भी मिल जाता। लेटर्स रोगेटरी का भी प्रावधान है, पर अभी तक किसी ने मन नहीं बनाया है इन्वेस्टिगेशन करने का। आपको उम्मीद है इसमें कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है सर। और और मैं ये मानता हूं कि शायद इन्वेस्टिगेशन तो होगी, फेयर होगी या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। पर जो अनफेयर इन्वेस्टिगेशन भी चाहते हैं वो शायद कर लें, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ले तो फिर
जो सब पूछने वाले हैं हम जैसे, वो कह सकते हैं अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में है, आप जरा सब्र रखिए। तो आप वो पेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर आप वो ना करो, आप खुद से इन्वेस्टिगेशन ना शुरू करो, और फिर अगर कोई बाहरी फोर्स जैसे कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे, तो वो शायद कोर्ट मॉनिटर भी करने लगे कि भैया बताओ अब तक क्या किया है। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली वे आउट? सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले और अपनी मॉनिटरिंग करके इसका इन्वेस्टिगेशन कराए, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा? देखिए, रास्ते तो अलग अलग है, पर अगर कोई और बॉडी भी ये ऑर्डर कर ले, मामला तो फिर वापस आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर्स है। तो कभी ना कभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट मैं मानता हूं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। नजरअंदाज नहीं कर सकती। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शुक्रिया।